बॉलीवुड का वो खलनायक है जिसे आतंकी गतिविधियों में लिप्त होने की वजह से सजा मिली। कई आतंकियों से उसके रिश्ते रहे। उसके 10, 20, 30 नहीं बल्कि 300 से ज्यादा लड़कियों के साथ अफेयर रहे। एक दो नहीं बल्कि उसने 3-3 शादियां की। अंबानी की बहू के साथ उसका तगड़ा अफेयर था। उनके प्यार में वो इस कदर पागल था कि वो ऋषि कपूर को पीटने तक चला गया था। लेकिन जब अंबानी की बहू ने उसका दिल तोड़ा तो शराब के नशे में डूब गया। इतना ही नहीं, उसने खूबसूरत एक्ट्रेस रेखा से शादी भी कर ली थी। माधुरी दीक्षित के साथ भी उसका अफेयर रहा। सरेआम कमिश्नर ने उसे जोरदार थप्पड़ भी जड़ दिया था। एक बार वो तलवार लेकर कुछ लड़कों को मारने भी चला गया था। अनसुनी कहानियों में आपको संजय सुनील दत्त की कहानियां सुनाते हैं। संजय दत्त उन चंद भाग्यशाली लोगों में से एक हैं जिन्हें सिनेमा और सियासत दोनों विरासत में मिली। उनके पिता सुनील दत्त और मां नरगिस सिनेमा जगत के जाने माने चेहरे रहे, तो पिता सांसद और केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे। साल 2009 में पिता के नक्शे कदमों पर चलते हुए संजय दत्त ने राजनीति की दुनिया में कदम रख दिया। हालांकि उन्होंने कांग्रेस की जगह समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया, जबकि पिता, मां और बहन प्रिया दत्त कांग्रेस के पुराने साथी रहे। संजय दत्त को सियासत में लाने वाले दिग्गज नेता अमर सिंह रहे। संजय दत्त ने ऐलान कर दिया कि वो लखनऊ से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। रैलियों में संजय दत्त खुद नेताओं की तरह भाषण देने लगे। संजय दत्त टाटा और पोटा के खिलाफ खुलकर बोलते थे। चुनावी रैलियों में संजय दत्त खुद के साथ जेल में हुई पुलिसिया ज्यादतियों को भी बताते थे। संजय दत्त का टिकट लगभग कंफर्म था, लेकिन उन्हें सुप्रीम कोर्ट से झटका लग गया। सुप्रीम कोर्ट ने संजय दत्त का चुनावी पर्चा रद्द कर दिया, जिसके बाद उनका चुनाव लड़ने का सपना ही रह गया। संजय दत्त और विवादों का चोली दामन का साथ रहा है। फिल्मों में रहे तो विवाद, दोस्त बनाए तो विवाद, और जब सियासत में कूदे तो वहां बवाल मचा दिया। संजय दत्त ने कह दिया कि वह मायावती को जादू का झप्पी और पप्पी देंगे, जिसके बाद खूब बवाल मच गया। संजय दत्त के खिलाफ केस भी दर्ज हो गया। बाद में उन्हें माफी मांगनी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट से चुनाव लड़ने पर झटके के बाद संजय दत्त को समाजवादी पार्टी ने महासचिव बना दिया। एक चुनावी रैली में संजय दत्त ने उत्तर प्रदेश की तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती के खिलाफ विवादित बयान दे दिया था। संजय दत्त ने कहा कि वो मायावती को जादू की झप्पी और पप्पी देंगे। संजय के बयान पर बवाल मच गया। उनके खिलाफ केस भी दर्ज हो गया। बाद में संजय दत्त ने मायावती को बहन बताते हुए माफी भी मांगी थी। राजनीति में आने के बाद संजय दत्त के परिवार में तकरार बढ़ गई। संजय दत्त समाजवादी पार्टी में शामिल हुए तो उनकी बहन प्रिया दत्त दुखी हो गई, क्योंकि वो कांग्रेस में थी। उन दिनों संजय दत्त और प्रिया दत्त की दूरियां साफ देखी जा सकती थी। लेकिन वक्त के साथ संजय दत्त का समाजवादी पार्टी से मोह भंग हो गया। दरअसल उन दिनों अमर सिंह और रामगोपाल यादव के बीच अनबन हो गई, जिसके बाद अमर सिंह ने समाजवादी पार्टी छोड़ने की बात कह दी थी। संजय दत्त अमर सिंह के समर्थन में आ गए। संजय ने ऐलान किया कि जब तक अमर सिंह पार्टी में रहेंगे तभी तक वो समाजवादी पार्टी के साथ हैं। बाद में उन्होंने समाजवादी पार्टी को अलविदा कह दिया। सपा छोड़ने के बाद संजय दत्त कांग्रेस की तारीफ करने लगे थे। यहाँ तक कि एक इंटरव्यू में उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि समाजवादी पार्टी ज्वाइन करनी उनकी सबसे बड़ी भूल थी। उस वक्त संजय दत्त ने कहा था, दत्त खानदान के खून में कांग्रेस पार्टी है। अगर कांग्रेस पार्टी चाहेगी तो मैं उनके साथ जरूर जाऊंगा। संजय दत्त का पूरा जीवन विवादों में घिरा रहा। आतंकी गतिविधियों में जेल की हवा खाई तो एक समय नशे में ऐसे डूबे कि दुनिया की खोज खबर नहीं थी। संजय दत्त के बिगड़ने की शुरुआत मैं 6 साल की उम्र में हो गई थी। 6 साल की उम्र में वह सिगरेट पीने लगे थे। संजय के बिगड़ने की जानकारी जब इंदिरा गांधी को मिली तो उन्होंने सुनील दत्त को सुझाव दिया कि संजय को मुंबई से दूर कर बोर्डिंग स्कूल भेज दिया जाए। संजय दत्त के बिगड़ने की शुरुआत महज 6 साल की उम्र में शुरू हो गई थी। एक बार संजय दत्त पिता सुनील दत्त के साथ कश्मीर में एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। नरगिस अपने 6 साल के बेटे से मिलने पहुंच गई। एक दिन संजय दत्त मां नरगिस से सिगरेट पीने की जिद करने लगे। 6 साल के बेटे की जिद को देखकर मां नाराज हो गईं और उनकी पिटाई कर दी। इसी बीच सुनील दत्त वहां पहुंचे और नरगिस को चुप कराते हुए सिगरेट जलाई और संजय दत्त को पकड़ा दी। देखते ही देखते संजय दत्त पूरी सिगरेट पी गए। पिता के लिए बहुत बड़ा झटका था। उन्होंने संजय को धूप में खड़ा कर दिया। दरअसल संजय के बिगड़ने में कहीं न कहीं सुनील दत्त का भी हाथ था। घर पर सुनील दत्त से मिलने प्रोड्यूसर्स या दोस्त आते जाते थे, जो सिगरेट ये लोग पीकर फेंक देते थे। संजय उन्हीं बची हुई सिगरेटों को उठाकर छिपकर पीते थे। एक दिन घर में कई एक्टर डायरेक्टर पहुंचे। सुनील दत्त उन्हें छोड़कर कमरे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बिस्तर के नीचे से धुआं निकल रहा है। उन्हें लगा कहीं आग तो नहीं लग गई। जैसे ही झुककर बिस्तर के नीचे देखा तो संजय दत्त छिपकर सिगरेट के कश लगा रहे थे। सुनील साहब ने तुरंत उन्हें बाहर निकाल दिया और जोरदार पिटाई की। संजय को बिगड़ता देखकर पिता ने उन्हें मुंबई के कैथेड्रल स्कूल से निकालकर हिमाचल प्रदेश के मशहूर बोर्डिंग स्कूल सेंट लॉरेंस भेज दिया।
एक इंटरव्यू में संजय दत्त ने बताया था कि इंदिरा गांधी के सुझाव पर उन्हें लॉरेंस स्कूल सनावर में पढ़ने के लिए भेजा गया था। स्कूल में कई बार संजय दत्त को कड़ी सजा दी गई। कई बार संजय दोस्तों की गलतियों को अपने सिर पर ले लेते थे। 1977 में संजय लॉरेंस स्कूल में 18 साल की उम्र में घर लौटे। इसके बाद उनका एडमिशन मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में करवाया गया। जब संजय कॉलेज में पहुंचे तो उनके दोस्त कहा करते थे कि तू हीरो जैसा दिखता है, फिल्मों में ट्राई कर। हालांकि पिता सुनील दत्त नहीं चाहते थे कि उनका बेटा फिल्मों में आए। इसके पीछे उनका बिगड़ा बर्ताव था। हालांकि दोस्तों के कहने पर एक दिन संजय ने मां नरगिस से कह दिया कि मुझे हीरो बनना है। नरगिस ने पति को मनाया और इसके बाद संजय को एक्टिंग की ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया। फिल्मों में आने के पहले संजय ड्रग एडिक्ट बन चुके थे। संजय कोकीन और हेरोइन जैसे ड्रग्स का इस्तेमाल करने लगे थे, जिससे माँ बाप परेशान हो गए। ड्रग्स के नशे में संजय दत्त इतने चूर हो गए कि कई कई घंटे बेहोश रहते थे। एक बार तो संजय दत्त ड्रग्स की वजह से 2 दिनों तक बेहोश रहे। आखिरकार संजय को एहसास हो गया कि अगर उनकी हालात ऐसे ही बनी रही तो उनका बचना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में उन्होंने पिता से मदद मांगी। रॉकी फिल्म की शूटिंग के दौरान एक दिन सुनील दत्त ने नौकर से संजय को बुलाने के लिए कहा, लेकिन वो पहले ही ड्रग्स के आगोश में डूब चुके थे। देखते ही देखते 2 दिन का वक्त बीत गया, लेकिन संजय की आंखें नहीं खुली। इस घटना का जिक्र करते हुए संजय ने कहा कि एक दिन सुबह मेरी आंखें खुली, पास में एक नौकर खड़ा था। मैंने कहा, भूख लगी है, कुछ खाने को लाओ। ये सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने वजह पूछी तो वो बोला, आप 2 दिन बाद सोकर उठे हैं। मैंने शीशा देखा तो चेहरे पर सूजन थी, बिखरे बाल थे। मुझे लगा कि मैं मर जाऊंगा। मैं डैड के पास गया और बोला, मुझे आपकी मदद चाहिए। डैड ने मुझे मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया। इसके बाद 1984 की शुरुआत में ड्रग्स की लत छुड़वाने के लिए सुनील दत्त उन्हें अमेरिका लेकर गए। पहली फिल्म रॉकी में सुनील दत्त ही संजय दत्त के पिता का किरदार निभाने वाले थे, लेकिन इसी बीच नरगिस की तबीयत काफी नाजुक हो गई। इसके बाद विनोद खन्ना ने फिल्म में पिता का किरदार निभाया। दरअसल फिल्म रॉकी की शूटिंग के दौरान पता चला कि नरगिस को कैंसर है। सुनील दत्त उन्हें इलाज के लिए अमेरिका ले गए। 2 महीने तक नरगिस कोमा में रही। इसके बाद जब उन्हें होश आया तो उन्होंने संजय के लिए पूछा। अस्पताल में सुनील दत्त नरगिस की आवाज रिकॉर्ड किया करते थे। वहीं जब नरगिस की सेहत में थोड़ा सुधार हुआ तो दोनों भारत वापस लौट आए। 7 मई 1981 को रॉकी का प्रीमियर होना था। नरगिस प्रीमियर में जाने की जिद कर रही थी। इसी बीच उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। आखिरकार 3 मई 1981 को उनका निधन हो गया। मां नरगिस बेटे संजय की पूरी फिल्म नहीं देख पाई, लेकिन उन्होंने स्पेशल स्क्रीनिंग के दौरान कुछ चंक्स देख लिए थे। वहीं जब फिल्म का प्रीमियर किया गया तो संजय और सुनील दत्त के बीच नरगिस के लिए खाली सीट छोड़ी गई थी। मां के निधन के बाद संजू ड्रग्स में डूबने लगे। बाद में जब उन्हें इलाज के लिए अमेरिका ले जाया गया था, एक दिन ड्रग्स रिहैब में एक लड़के ने अचानक नरगिस का रिकॉर्डेड मैसेज प्ले कर दिया, जिसमें नरगिस कहती हैं, किसी भी बात से ज्यादा अपनी विनम्रता और चरित्र बचाए रखना, कभी दिखावा मत करना, हमेशा विनम्र रहना और बड़ों की इज्जत करना। यही एक बात होगी जो तुम्हें दूर तक ले जाएगी। ये तुम्हें तुम्हारे काम में भी मदद करेगी। संजय दत्त अपनी मां और पिता को लेकर बेहद संवेदनशील रहे हैं। 1990 में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान वो नासिक में थे। फिल्म की शूटिंग देखने वहां रोज कई लड़के आते थे। वो संजय दत्त का मजाक उड़ाते थे। वो लड़के सेट पर भद्दे भद्दे कमेंट भी करते थे। कई दिनों तक संजय ने बर्दाश्त किया, लेकिन एक दिन उन लड़कों ने फिल्म की हीरोइन पर कमेंट कर दिया और संजय के माँ बाप को बुरा भला कहने लगे। लड़कों ने संजय दत्त को धमकी दी। अगले दिन वो लड़के कुछ और लड़कों को लेकर संजय को पीटने सेट पर पहुंच गए, तो संजय दत्त भी जापान में खरीदी हुई तलवार लेकर सेट पर पहुंच गए। इसके बाद संजय दत्त लड़कों के पास जाकर तलवार लहराने लगे तो बदमाश लड़के रफू चक्कर हो गए। ये बात तो जग जाहिर है कि संजय दत्त के अंडरवर्ल्ड से रिश्ते रहे। कई बार संजय दत्त की जान भी जोखिम में रही। एक बार तो उन्हें मारने के लिए 4 शूटर गोवा पहुंच गए थे, लेकिन किसी तरह संजय दत्त बच गए। दरअसल संजय दत्त और अबू सलेम के बीच अच्छी दोस्ती थी। उस समय छोटा राजन और छोटा शकील अबू सलेम की जान के दुश्मन बने हुए थे, लेकिन एक घटना की वजह से अबू सलेम ही अपने दोस्त संजय दत्त को मरवाना चाहता था। ये घटना साल 2001 की है। न्यू जर्सी में एक बॉलीवुड का इवेंट रखा गया, जिसमें संजय दत्त जाने वाले थे। उन दिनों छोटा राजन और छोटा शकील से छिपकर अबू सलेम अमेरिका में छुपा हुआ था। जब अबू सलेम को पता चला कि संजय दत्त अमेरिका में है, तो उसने कॉल कर स्टेडियम में मिलने की बात कही। वहीं छोटा शकील की गैंग में अबू सलेम का मुखबिर था। उसने अबू को बताया कि छोटा शकील इवेंट में उसे मारने वाला है, जिसके बाद अबू सलेम को संजय दत्त पर शक हो गया, क्योंकि अबू ने संजय के अलावा और किसी को नहीं बताया था। अबू सलेम इवेंट में नहीं गया और संजय को उड़ाने का प्लान बना लिया। घटना के 4 महीने बाद संजय दत्त शूटिंग के लिए गोवा में थे। अबू सलेम ने संजय को मारने के लिए 4 शूटर भेज दिए। जब संजय दत्त को यह पता चला तो वो एक दोस्त के यहाँ पर कमरे में छिप गए। संजय लगातार कई लोगों को फोन लगाकर मदद की गुहार लगाते रहे,
लेकिन बात नहीं बन पाई। अंत में उन्होंने अबू सलेम के करीबी अकबर खान को फोन लगाया। संजय दत्त ने उन्हें पूरी बात बताई, जिसके बाद अकबर ने सलेम को समझाया। आखिरकार अबू सलेम ने अपने शूटरों को वापस बुला लिया। वहीं एक बार संजय दत्त का डाकुओं ने किडनैप करने की कोशिश भी की थी। इसका खुलासा खुद संजय दत्त ने किया था। एक इंटरव्यू के दौरान संजय दत्त ने बताया था, 1960 के दशक में मेरे पिता मुझे जीने दो की शूटिंग कर रहे थे। उस दौरान डकैतों ने मुझे किडनैप करने की कोशिश की थी। उस वक्त रूपा डकैत एक्टिव रहती थी। जब उन्होंने दत्त साहब से मुलाकात की तो मैं भी वहां था और उन्होंने मुझे गोद में बिठाकर दत्त साहब से पूछा कि उन्होंने फिल्म बनाने में कितना रुपए खर्च किया है। दत्त साहब ने बताया कि 15 लाख रुपए। तब डकैतों ने कहा कि अगर हम इससे किडनैप कर लें तो आप हमें कितना पैसा देंगे। लेकिन दत्त साहब ने बड़ी ही समझदारी से उनके साथ बात की और मुझे उनकी गोद से ले लिया। इसके बाद मुझे और मेरी माँ को वापस बॉम्बे भेज दिया। संजय दत्त विवादों के बादशाह तो रहे ही हैं, लेकिन इश्क के गलियों के बेताज बादशाह भी रहे। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद स्वीकार किया था कि उनसे 308 लड़कियों के साथ अफेयर रहे। संजय दत्त का अफेयर धीरूभाई अंबानी की छोटी बहू टीना अंबानी के साथ भी रहा है। 11 फरवरी 1957 को जन्मी टीना आज अनिल अंबानी की पत्नी है। टीना संजय दत्त की पहली गर्लफ्रेंड भी थी। बचपन से ही ग्लैमर वर्ल्ड में जाने का शौक रखने वाली टीना ने महज 21 साल की उम्र में फिल्म देश परदेश से बॉलीवुड में कदम रखा था। लेकिन टीना अपनी फिल्मों से ज्यादा संजय दत्त के साथ अफेयर को लेकर सुर्खियों में रही। टीना मुनीम और संजय दत्त बचपन के दोस्त थे। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान दोनों में नजदीकियां बढ़ी और दोस्ती प्यार में बदल गई। टीना संजय को बेइंतहा प्यार करती थी। ये बात संजय दत्त के पिता सुनील दत्त को पता थी। ऐसे में उन्होंने टीना और संजय को लेकर फिल्म रॉकी बनाने की सोची। संजय दत्त के साथ काम करने के लिए टीना ने अपने करियर को दांव पर लगा दिया था और उन्होंने देव आनंद के साथ कई फिल्मों में काम करने से इनकार कर दिया था। 1981 में संजय दत्त ने रॉकी के साथ बॉलीवुड में डेब्यू किया। टीना के साथ उनकी केमिस्ट्री को लोगों ने खूब पसंद किया, लेकिन उनके अफेयर के चर्चे इंडस्ट्री में आम हो गए। संजय दत्त टीना को लेकर बेहद पजेसिव थे। संजय नहीं चाहते थे कि उनकी गर्लफ्रेंड किसी के साथ हो। टीना के चक्कर में एक बार संजय दत्त ऋषि कपूर को पीटने तक चले गए थे। उनके साथ गुलशन ग्रोवर भी थी। जब संजय दत्त ऋषि कपूर को मारने पहुंचे तो वहां नीतू से उनकी मुलाकात हो गई। नीतू के लाख समझाने के बाद संजय दत्त ने अपनी जिद छोड़ी और वहां से वापस लौटे। दरअसल टीना को लेकर संजय दत्त बेहद पॉजिटिव थे। एक इंटरव्यू के दौरान संजय दत्त ने कहा था, मैंने कभी अपनी गर्लफ्रेंड्स के करियर में इंटरफेयर नहीं किया, सिवाय कपड़ों को लेकर। मैं टीना को लेकर काफी पॉजिटिव था। वो सिर्फ मेरी थी। मैं नहीं चाहता था कि ऑन स्क्रीन वो खुद को एक्सपोज करे। मैं थोड़ा सेल्फिश हूँ। मुझे उसकी हिट और फ्लॉप से मतलब सिर्फ इसलिए है क्योंकि करियर न चलने पर शायद वो घर में बैठे। वहीं 1980 में ऋषि कपूर की फिल्म कर्ज रिलीज हुई थी। इस फिल्म में टीना मुनीम ही एक्ट्रेस थी। फिल्म के दौरान ऋषि कपूर से उनकी अच्छी दोस्ती हो गई, लेकिन संजय दत्त को शक हो गया कि ऋषि और टीना का अफेयर चल रहा है, जिसके बाद उन्होंने गुलशन ग्रोवर के साथ ऋषि कपूर को पीटने का प्लान बना लिया था। नशे में धुत संजय ऋषि कपूर के घर की ओर जा रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें नीतू सिंह मिली। इस दौरान नीतू ने बताया कि रीना और ऋषि सिर्फ दोस्त हैं, उनके बीच कोई रिश्ता नहीं है। कई बार समझाने के बाद संजय दत्त ने अपनी जिद छोड़ी। हालांकि संजय दत्त नशे की लत में डूब चुके थे। हर वक्त वो नशे में धुत रहते थे, जिसकी वजह से टीना उनसे बेहद नाराज रहने लगी। हालांकि टीना हर कदम पर संजय को संभालती थी। संजय को सुधारने के चक्कर में टीना ने अपने करियर को भी दांव पर लगा दिया। टीना ने संजय दत्त को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं समझे तो टीना ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और कठिन फैसला लिया। संजू बाबा को छोड़कर टीना अमेरिका चली गई। टीना के जाने का दर्द संजय दत्त झेल नहीं पाए और दिन रात शराब के नशे में डूबने लगे। वहीं संजय दत्त एक्ट्रेस रेखा के साथ अफेयर को लेकर भी सुर्खियों में रहे हैं। रेखा के साथ संजय दत्त के अफेयर के बारे में बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन एक वक्त ऐसा था कि रेखा के प्यार में संजय दत्त पागल हो गए थे। ये बात जब उनके पिता को पता चली तो उन्होंने रेखा को अपने बेटे से दूर रहने की चेतावनी दे दी। बताया जाता है कि रेखा और संजय दत्त की नजदीकियां संजय दत्त के करियर के शुरुआती दौर में हुई थी। दोनों फिल्म जमीन आसमान में एक साथ नजर आए थे। बताया जाता है कि दोनों अक्सर साथ में समय बिताते थे। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि संजय दत्त ने अपने से 5 साल बड़ी रेखा से मंदिर में जाकर शादी भी कर ली थी। लेकिन जब ये बात सुनील दत्त को पता चली तो उन्होंने इस बारे में रेखा से बात की और उन्हें संजय से दूर रहने के लिए कहा। रेखा ने सुनील दत्त की बात मानते हुए संजय से दूरियां बना ली। हालांकि दोनों ने शादी की बात को कभी ऑफिशियली स्वीकार नहीं किया। एक जमाने में संजय दत्त का नाम मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन के साथ भी जुड़ा था। एक शो पर दोनों ने अपनी जिंदगी के बारे में कई सारे खुलासे किए थे। फिल्मों में संजय दत्त भले ही खलनायक हो, लेकिन एक जमाने में वो राजा हुआ करते थे। उनकी पत्नी का अफेयर उनके मंत्री से चल रहा था। जब ये बात संजय दत्त को पता चली तो उन्होंने दोनों का कत्ल कर दिया।
इस कहानी को खुद संजय दत्त ने सुनाया था। संजय ने बताया था कि वो मद्रास से 2 घंटे की दूरी पर शिवनेरी गए थे, जहां एक जाने माने ज्योतिष रहा करते थे, जिन्होंने बताया कि उनके पिता का नाम बलराज दत्त है। इस पर एक्टर ने कहा कि नहीं, सुनील दत्त है। ज्योतिष ने मां का नाम फातिमा हुसैन बताया तो संजय दत्त हैरान रह गए। आखिर ये हो क्या रहा है? ज्योतिष के किस्से को बताते हुए संजय ने कहा था, मैं अशोक डायनेस्टी में एक राजा हुआ करता था। मेरी बीवी का मेरे ही मंत्री के साथ अफेयर था। मेरी पत्नी ने मुझे युद्ध में भेज दिया था ताकि मैं वापस कभी लौट ही न पाऊं। लेकिन मैंने वो युद्ध जीता और मैं वापस लौटा। तब मैंने हकीकत देखी कि मेरी पत्नी ने ये सब स्वांग रचा था। मैंने गुस्से में दोनों को मार दिया था। मैं शिव भक्त हुआ करता था। फिर मैंने खून करने के बाद जंगलों का रुख किया। संजय दत्त के नशे में डूबने और फिर सिनेमा में आने की कहानी भी बेहद दिलचस्प है, लेकिन फिल्मी पर्दे का खलनायक रियल जिंदगी में तब खलनायक बन गया जब 1993 मुंबई आतंकी हमलों में संजय दत्त का नाम सामने आया। इसके बाद एयरपोर्ट पर पुलिस कमिश्नर ने उन्हें थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद जेल में डाल दिया गया और फिर कोर्ट ने उन्हें सजा दी। बात 1993 की है। संजय दत्त फिल्म आतिश की शूटिंग के लिए मॉरिशस गए हुए थे। भारत में 1993 मुंबई सीरियल बम धमाकों की जांच चल रही थी। इसी दौरान समीर हिंगोरा और हनीफ कड़ावाला ने पुलिस को बताया कि संजय दत्त के पास AK-56 राइफल थी। 18 अप्रैल को सुनील दत्त ने खुद पुलिस कमिश्नर को बताया कि संजय मुंबई लौट रहे हैं। 19 अप्रैल रात 2:15 पर फ्लाइट लैंड हुई। परिवार से मिलने से पहले ही उन्हें आतंकवाद निरोधक कानून यानी टाडा के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। संजय दत्त को क्राइम ब्रांच ले जाया गया, जहां पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया पहुंचे और संजय से पूछताछ की। संजय ने कहा कि उन्होंने कुछ नहीं किया है और सफाई देने लगे। इतने में ही पुलिस कमिश्नर ने उन्हें जोरदार थप्पड़ मार दिया। संजय सहम गए और डर से कांपने लगे। इसके बाद संजय दत्त ने कमिश्नर से प्राइवेट में बात करने की अपील की, जिसके बाद उन्होंने रोते बिलखते हुए पूरे मामले की सच्चाई बताई। संजय ने बताया, फिरोज खान की यलगार फिल्म की शूटिंग के दौरान दुबई में उनकी मुलाकात दाऊद और अनीस से हुई थी। मैंने अबू सलेम, हनीफ और समीर से 3 AK-56 ली थी, लेकिन 2 AK-56 बाद में लौटा दी थी। दावा किया जाता है कि संजय दत्त ने इसका कबूलनामा भी किया था कि जब मुंबई बम धमाके हुए थे तब वो विदेश में थे और उन्होंने अपने दोस्त यूसुफ से AK-56 राइफल को नष्ट करने के लिए कहा था। हालांकि मुकदमे की सुनवाई के दौरान संजय दत्त अपने बयान से पलट गए। कुछ दिन जेल में रहने के बाद संजय दत्त जेल से बाहर आए और इसी बीच उनकी फिल्म खलनायक रिलीज हुई। इस फिल्म ने तहलका ही मचा दिया। 1 साल जमानत पर रहने के बाद जुलाई 1994 में संजय दत्त को एक बार फिर से जेल जाना पड़ा। इस बार उन्हें खूंखार अपराधियों के सेल में रखा गया। जब रक्षाबंधन के मौके पर उनकी बहन प्रिया दत्त उन्हें राखी बांधने के लिए पहुंची थी तो उन्होंने जेल में मिलने वाले कूपन को गिफ्ट किया था। वहीं जेल में पिता सुनील दत्त से जुड़ा एक किस्सा सुनाते हुए संजय दत्त ने कहा था, जेल में डैड मिलने आते तो कहते कल हो जाएगा बेटा, कल हो जाएगा। ऐसे ही 3-4 महीने चलता रहा। एक दिन डैड जब आए और बोले कल हो जाएगा बेटा, तो मैं चिल्ला पड़ा, डैड कब हो जाएगा? ये सुनकर डैड ने मेरा कॉलर पकड़ा और रोते हुए कहा, मुझे माफ कर बेटा, अब मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता। संजय दत्त बुरे तरीके से फंस चुके थे। सुनील दत्त को लगा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार उन्हें किसी तरह की मदद उनसे अब नहीं मिल रही है, तो वो सीधे बाला साहेब ठाकरे के पास पहुंच गए। ठाकरे ने खुलकर संजय दत्त का बचाव किया और कहा कि दत्त परिवार का कोई भी सदस्य देश विरोधी नहीं है। वहीं शत्रुघ्न सिन्हा भी संजय दत्त के साथ खड़े रहे। जेल जाने के 15 महीने बाद संजय को राहत मिली। अक्टूबर 1995 में माथे पर टीका लगाए सफेद कुर्ता पहने संजय दत्त जेल से बाहर। 3 शादियां करने वाले संजय दत्त के 308 लड़कियों के साथ अफेयर रहे। इसका खुलासा खुद संजय दत्त ने किया था। संजय दत्त की पहली पत्नी ऋचा शर्मा थी, जिनके साथ उन्होंने 1987 में शादी की थी। इसके बाद 1998 में रिया पिल्लई के साथ की, लेकिन शादी के 1 साल बाद ही दोनों के रिश्ते में दरार आने लगी। इसके बाद उन्होंने 2008 में मान्यता के साथ शादी की। 1986 में संजय दत्त की फिल्म नाम आई। फिल्म की सफलता के बाद संजू सुपरस्टार बन गए। इसी बीच कई मोहब्बतों के बाद उनका दिल ऋचा शर्मा पर टिक गया। ऋचा शर्मा को देवानंद की खोज माना जाता था। 1987 में संजय दत्त के साथ शादी के बंधन में बंधने के बाद ऋचा ने एक्टिंग छोड़ दी। शादी के 1 साल बाद संजय पिता बन गए। ऋचा ने बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम त्रिशला रखा गया। वहीं शादी के महज 1.5 साल ही बीते थे, लेकिन दत्त परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। ऋचा को ब्रेन ट्यूमर हो गया। इलाज के लिए वो बेटी के साथ अमेरिका चली गई। ऋचा जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही थी, तो वहीं माधुरी दीक्षित के साथ संजय दत्त के इश्क के चर्चे सुर्खियां बटोर रहे थे। दरअसल फिल्म साजन की शूटिंग के दौरान माधुरी के साथ संजय की नजदीकियां बढ़ गई थी। जब ये बात ऋचा को पता चली तो वो इलाज छोड़कर भारत वापस लौट आई। इस दौरान संजय दत्त ऋचा को एयरपोर्ट रिसीव करने भी नहीं पहुंचे। भारत लौटने के बाद ऋचा की तबीयत दिन ब दिन खराब होती चली गई।
10 दिसंबर 1996 को उनका निधन हो गया। इधर संजय दत्त का माधुरी दीक्षित के साथ ब्रेकअप हो गया तो उनकी जिंदगी में मॉडल रिया पिल्लई की एंट्री हुई। मुंबई हमले के बाद जब संजय दत्त जेल गए तो उस दौरान रिया उनके लिए खड़ी रही, जिसकी वजह से संजय के दिल में रिया के लिए प्यार उमड़ पड़ा। वैलेंटाइन डे के मौके पर संजय दत्त ने रिया को प्रपोज कर दिया, जिसके बाद दोनों 1998 में शादी के बंधन में बंध गए। हालांकि इस दौरान संजय लगातार फिल्मों में बिजी रहते थे, जिसकी वजह से वो रिया को समय नहीं दे पाते थे। इसी दौरान एक फिल्म के दौरान उनकी मुलाकात दिलनवाज शेख यानी मानता से हुई, जिसकी वजह से रिया के साथ रिश्तों में कड़वाहट आ गई और आखिरकार 2008 में दोनों के बीच तलाक हो गया। संजय दत्त के जीवन में मान्यता आई तो उनकी बहनें प्रिया, नम्रता और जीजा दूर हो गए। 2008 में जब संजय दत्त ने मान्यता से शादी की तो उसमें उनकी बहनें शामिल नहीं हुई थी। 2010 में मान्यता ने जुड़वा बच्चों इकरा और शाहरान को जन्म दिया। 2007 का साल संजय दत्त के लिए बेहद खास था। टाडा कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि संजय दत्त आतंकवादी नहीं है, लेकिन कोर्ट ने उन्हें 6 साल की सजा सुनाई। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने संजय दत्त की सजा घटाकर 5 साल कर दी। फरवरी 2016 में अच्छे व्यवहार के आधार पर संजय दत्त को जेल से जल्दी रिहा कर दिया गया। माथे पर टीका लगाकर संजय जेल से बाहर निकले। जेल के अंधेरे से बाहर निकलना संजय के लिए नए सवेरे की तरह था। संजय दत्त फिल्मों में लगातार एक्टिव हैं और कई दमदार किरदार भी निभा रहे हैं। केजीएफ में अधीरा के तौर पर उनके किरदार को काफी पसंद किया गया था। अनसुनी कहानियां में आज सिर्फ इतना ही। अगले एपिसोड में मिलते हैं एक और चर्चित शख्सियत की अनसुनी कहानियां के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।